हेलो एवरीवन। तो स्वागत करता हूं फिर से अपने एक नए टॉपिक को लेकर आपको फिर से। और आप लोग टॉपिक शुरू करने से पहले फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल को डॉक्टर मलिक 123 पर सब्सक्राइब करें। फटाफट से सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप लोग डेली सब्सक्राइब धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, मेरा हौसला बढ़ रहा है, मेरी वीडियोस की व्यूज बढ़ रहे हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और मैं आपको शॉर्ट रील दे रहा हूँ, छोटे छोटे नॉलेज, छोटे छोटे टिप्स को लेकर। तो हमने जैसे कि बात किया था, हमने डिस्पेप्सिया यानी इंडाइजेशन के बारे में आपको शॉर्ट क्लिप दिया था रील बना करके। लेकिन आज पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। तो ये मैं खुद से नहीं बल्कि तमाम सारे बुक से रेफरेंस लेकर के एक टॉपिक बनाता हूं, जिसके ऊपर मैं आपको लेक्चर देता हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया मतलब होता है इंडाइजेशन। जिस किसी पेशेंट को खाने के बाद खाना हजम नहीं होता है, पेट में भारीपन आ जाता है, पेट फूल जाता है और गैस पास नहीं होता है और डकारें आने लगती है, इसी चीज को हम लोग डिस्पेप्सिया मेडिकल टर्म में और आसान भाषा में इनडाइजेशन यानी अपच, जिसको हजम ना होता हो उसको बदहजमी बोल सकते हैं, इसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग चालू करेंगे। अब इसका कॉज जानेंगे, इसका कारण क्या होता है डिस्पेप्सिया का, यानी जो बदहजमी है उसका कारण क्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कारण देखते हैं। तो आप लोग एक एक पॉइंट को समझना और नोट करते चलना। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो प्लीज आप नोट करिए, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। इतना शॉर्ट लेक्चर निकाल के कोई नहीं देगा आपको। और पूरा डिस्कशन करने के बाद पूरा लेक्चर आप एक शॉर्ट नोट आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट कॉज जानते हैं कि क्या है कॉज इसका। सबसे पहला नंबर है जीआरडी। जीआरडी में गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्सिस डिजीज, यानी ऐसी कंडीशन में जो मैंने आपको बताया था कि ईसोफेगस ये हो गया, ईसोफेगस हो गया, ये हो गया स्टमक हो गया, ये ड्यूडेनम, यहाँ से एचसीएल जो सिक्रीट होता है ईसोफेगस में, उसी को हम लोग जीआरडी बोलते हैं। ठीक है, जीआरडी यानी एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स होता है, वापस जाता है। तो पहला नंबर हो गया जीआरडी। दूसरा हो गया क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस मतलब होता है ये स्टमक में या डियोडेनम में अल्सर हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। ठीक है, अल्सर होने के बाद, जैसे पेप्टिक अल्सर होने के बाद इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए पेट के अंदर दीवारों पे, स्टमक में, उसको हम लोग गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। ये मोस्टली जो होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। एच पाइलोरी एक तरीके का बैक्टीरिया है जो कि बहुत ज्यादा एसिड सिक्रीट करता है स्टमक के अंदर, बहुत ज्यादा तेजाब निकालता है। ये ज्यादातर ओल्ड एज में एच पाइलोरी देखा जाता है, यानी उम्र दराज लोगों में। ठीक है, तो तीसरा नंबर आते हैं, किसकी वजह से डिस्पेप्सिया होता है कि बदहजमी होती है। तीसरा नंबर है दवाओं की वजह से। वो कौन सी दवाएं हैं जिसकी वजह से, या जो दवा लेने के बाद भी बदहजमी होता है, अगर वो दवा ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपको बदहजमी होती है। तो पहला नंबर आता है एस्पिरिन। दूसरा आता है एनएसएआईडी, एनसेड्स, पेन किलर, जैसे कॉम्बिफ्लैम वगैरह जो आप लोग लेते हैं, जैसे नीमोस्लाइड हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, जो भी पेन किलर हो गया एनएसएआईडी दवाओं में, वो हो गया। ड्रग्स के अंदर देखते हैं, और उसके कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेफ्लाजागार्ड, ऐसी दवाओं को लेने से, यानी आप देखें कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है तो आप लोग जानते होंगे, ओमना कार्टिल के नाम से जानते हैं, वाइसलॉन के नाम से जानते होंगे, डेक्सामेथासोन के नाम से जानते होंगे, और डेक्सोना ऑक्सोना और मिथाइल प्रेडनिसोलोन के नाम से जानते होंगे। ठीक है, और प्रेडनिसोल के नाम से जानते हैं, वही कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। अब आते हैं अल्कोहल। अल्कोहल लेने की वजह से भी डिस्पेप्सिया होता है, यानी अपच होता है। निकोटिन, तंबाकू, थियोफाइलिन, सांस फूलने की दवाई, लिपिड लोअरिंग एजेंट, मेडिसिन जैसे एटोरवास्टेटिन और रोसुवास्टेटिन, ये दवाएं लेने से आपको अपच की शिकायत होती है, यानी बदहजमी की। चौथा नंबर देखते हैं गॉल ब्लैडर डिस्पेप्सिया। अगर पित्त के थैली में पथरी है या पित्त के अंदर सूजन या किसी तरीके का इंफेक्शन होता है, उसकी वजह से भी हाजमा प्रॉपर नहीं रहता है। ठीक है, पांचवा नंबर हो गया एरोफेजी। एरोफेजी में होता है, क्या होता है, पेशेंट बेल्चिंग यानी डकारने से पहले इसे जोर से हवा अंदर लेता है पेट के अंदर, उसके बाद रिफ्लक्स करता है, तो एरोफेजी की वजह से भी बदहजमी हो जाती है। छठवां नंबर हो गया जीआईटी मोटिलिटी, यानी जो आंत की जो मूवमेंट है आंतों की, वो कम हो जाती है। उसका कारण क्या होता है, डायबिटीज होता है और आईबीडी होता है, इरिटेबल बोवल डिजीज की वजह से आंतों की जो मूवमेंट होती है, आंतों की मूवमेंट वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी खाना है वो आगे नहीं जा पाता और रिफ्लक्स करता है, ऊपर आने लगता है, इसकी वजह से भी होता है। तो नौसिया और वोमिटिंग की शिकायत होने लगती है, पेट भारी भारी सा बना रहता है। सातवां नंबर आते हैं इंटेस्टाइनल गैसेस, फूड इंटॉलरेंस, कुछ ऐसा खाने की वजह से जो जिसकी वजह से गैस ज्यादा बनते हैं, जैसे मटर की दाल हो गई खाने की वजह से,
फिश हो गया, कुछ ऐसा बीन्स वगैरह खाने की वजह से, यानी जो बीज की जो चीजें रहती है उसकी वजह से बदहजमी की शिकायत हो जाती है। 8वां नंबर आते हैं जियार्डियसिस, यानी अमीबा डेवलप हो जाए किसी तरीके से और जो गुड बैक्टीरिया है वो किल कर जाए, मर जाए, उसकी वजह से भी, जियार्डियसिस की वजह से भी ऐसा होता है। फिर आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी किसी पेशेंट को अगर घबराहट जैसी होने लगती है तो उसका भी डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है, तो उसका भी डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है। अब 10वें नंबर पर आते हैं हम लोग हाइपर कैल्सीमिया, अगर कैल्शियम की मात्रा इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा हो जाती है, ठीक है, बॉडी में भी अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता है। 11वां नंबर आते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस। गैस्ट्रोपैरेसिस में होता क्या है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पिटी, यानी पेट पूरी तरीके से जो है खाली नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन बना रहता है और इंडाइजेशन प्रॉपरली होते रहता है। अब चलिए देखते हैं कि डिस्पेप्सिया यानी बदहजमी में जो इंडाइजेशन होता है उसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर होता है कि हम लोग लेबोरेटरी जांच क्या कराएंगे और रेडियोलॉजी क्या क्या कराएंगे। तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, यूएसजी एब्डोमेन, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, सीरम लाइपेज एंड एमाइलेज कराएंगे, यानी पैंक्रियाज को देखने के लिए, ठीक है। सीरम कैल्शियम कराएंगे, एंडोस्कोपी कराएंगे, कैमरा डाल के मुंह के अंदर चेक किया जाता है, ठीक है। और एच पाइलोरी बैक्टीरिया को चेक करने के लिए बायोप्सी करेंगे, स्टमक की लाइन को बायोप्सी करेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं हमको क्या करना है। ट्रीटमेंट के लिए हमने डाइजेस्टेंट रखा है, पहले नंबर का डाइजेस्टेंट रखा है हमने। डाइजेस्टेंट में हमको देना क्या, डाइजेस्टेंट में कंटेंट क्या क्या होता है, पेप्सिन होता है, पैंक्रियाटिन होता है, डायस्टेज होता है, बाइल एसिड होता है। इसमें से कोई एक लेंगे। दूसरा लेंगे कार्निनेटिव एंड एंटीफ्लोटुलेंस, यानी ऐसी दवा जिसको लेने के बाद जो इंटेस्टाइन में बबल्स बनता है, जो गैस बनता है वो पास हो जाए, जिसको जैसे कि हम लोग सिमिथिकॉन लेते हैं 140 mg, इसका जो फेमस नाम आता है वो फ्लोटुबस्ट के नाम से आता है 140 mg। ओडी से बीडी, इसको ओडी या दिन में एक बार या दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा नंबर आता है, वो आता है एंटासिड, यानी गैस की दवा। एंटासिड में हम लोग ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेविप्राजोल, इसोमिप्राजोल, रेनिटिडीन या फेमोटिडिन ओडी मॉर्निंग में, यानी सुबह में खाली पेट एक गोली दे सकते हैं, ठीक है। तो चौथा नंबर आता है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, जैसे डोमपेरिडोन, मेटोक्लोप्रामाइड। इन दवाओं को टीडीएस दिया जाता है खाने के आधे घंटा बाद, दिन में 3 बार दिया जाता है। ये क्या करती हैं दवाएं, आंतों की मूवमेंट को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से जो मूवमेंट, जो जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था गैस्ट्रोपैरेसिस, उसमें काम आता है। जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम हो जाती है उसमें बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से आइटोप्राइड, लियोसल्प्राइड और मोजाप्राइड दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ये दवाएं भी इंटेस्टाइन को मूवमेंट करने में काम आती है। लेकिन अगर लग रहा है पेशेंट का स्टूल जो पास करता है, जो पेशेंट स्टूल पास करता है, संडास पास करता है, अगर लगता है कि थोड़ा सा अमीबिक है, अगर अमीबिक लग रहा है, जियार्डियसिस जैसा उसको लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमको एंटी अमीबिक दवाओं का इस्तेमाल करना होगा, जैसे मेट्रोनिडाजोल और निडाजोल, डिलोक्सानाइड, ऐसी दवाओं का, एंटी अमीबिक दवाओं का इस्तेमाल करना होता है। और साथ में हमको गुड बैक्टीरिया जनरेट करने के लिए फ्लोरा जनरेट करना पड़ता है, जिसमें हम लोग वाइबैक्ट वगैरह यूज करते हैं, कैप्सूल वाइबैक्ट आता है, बीडी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाइबैक्ट हो गया, विजिलैक हो गया, सुबह से बस करना क्या है, डाइजेस्टेंट देना है, कार्निनेटिव या एंटीफ्लोटुलेंट देना है जिससे पेट में जो गैस है वो निकल जाए, एंटासिड देना है जो कि एसिड रिफ्लक्स ना हो, प्रोकाइनेटिक देता है जो कि आंतों की मूवमेंट बढ़ा दे, और अगर अमीबा की संभावना लग रही है तो हमको एंटी अमीबिक दवा देना है। और अच्छी बैक्टीरिया यानी फ्लोरा जिंदा करने के लिए, हमको रिजनरेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमको वाइबैक्ट या फ्लोरा प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का यूज करना है, जिसमें विजिलैक या वाइबैक्ट आता है। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया, मैं बहुत मेहनत से एक टॉपिक बनाता हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।